today we are going to discuss about work of sea waves. Work of sea waves. The meaning of waves is just the layer or the tide that we experience from the sea water. ठीक है, जब भी हम sea water को या फिर sea के flowing water को देखते हैं, ठीक है, तो whatever the tides, whatever the layers of the water that we see is known as waves. ठीक है, the energy that is produced by that waves is known as energy. What is that energy called which is generated due to this wave? Tidal energy. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी कहते हैं. ठीक है, सो टाइडल एनर्जी जब जनरेट होती है तो इसका मतलब क्या? वेव्स में कुछ ना कुछ तो है. ठीक है, कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कुछ ऐसी एनर्जी डेवलप है इसके अंदर जिसकी वजह से जो इसका बैंक है या फिर इसका किनारा है उस पर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन ये करेगा. बोलो. और इस डिफॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो ये है इरोजन. ठीक है, इरोजन होता है कि नहीं होता? जब भी हम समुद्र के किनारे बैठते हैं तो जो समुद्र का पानी है, ठीक है, जब भी हाई टाइड होती है तो वो आता है और फिर सारी चीजों को बहा के अपने साथ लेता जाता है या फिर अपने अंदर के रिसोर्सेज को बाहर ले जाकर के फेंक आता है. समझ में आई बात इतनी सी? ये हो गया हमारा टाइड और सी वेव्स होती क्या चीजें. ठीक है, आया समझ में अवनीश? नहीं समझ में आया? समुद्र की लहरों को देखा है? लहरें होती हैं तो लहरों में कुछ ना कुछ तो होता है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ ढकेली जाती है या फिर पीछे लेके चली जाती है. होता है. तो वही जो जिस एनर्जी से बाहर की तरफ वो आती है उनको क्या कहते हैं? सी वेव्स. ठीक है, और एनर्जी को क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी. ठीक है, क्योंकि लहरों को हम इंग्लिश में टाइड्स कहते हैं. समझ में आया? आया? तो ये हो गई टाइडल एनर्जी. ठीक है, और टाइडल एनर्जी की वजह से सबसे ज्यादा क्या होता है? इरोजन. इरोजन का मतलब क्या? जो सबसे ऊपर का सॉइल है या फिर कोई भी चीज अगर हमने जमीन पर रख रखी है तो पानी आएगा तो उसको बाहर ले जाएगा. ठीक है, तो इसी ट्रांसफरिंग को क्या कहते हैं? समझ में आई बात? बट कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो एक बार और एक्सप्लेन करें. टाइड समझ में आया? लहरें समझ में आ गई? वेव्स होती क्या है एग्जैक्टली ये पता चल गया? बोलो. नहीं पता? देखो, जब वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, जब वाटर पे पीछे से प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर से क्या होगा? वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा. और जब वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा तो पहले अगर इस लेवल पे बह रही थी तो फिर ऐसे बहेगी. बोलो. फिर उसके बाद ऐसे बहेगी. ऐसे ही ना लहरों का फॉर्मेशन होता है भाई. और जब ये लहरें बाहर की तरफ आती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं. लहरों को ही तो वेव्स कहते हैं. और जब ये हाई लेवल पे वेव्स होती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? टाइड्स. ठीक है, जब ये किनारों की चीजों को इरोज करती है या फिर उनको अपने साथ बाहर ले जाती हैं, then these are known as tides. ठीक है, टाइड्स दो टाइप की होती है. एक होती है हाई टाइड, एक होती है लो टाइड. ठीक है, ये एक दूसरा केस है इसलिए इसमें नहीं घुस सकते. ठीक है, ये हो गया हमारा टाइड्स. ठीक है, तो जिस एनर्जी से वाटर बाहर की तरफ आता है यानी कि वो एनर्जी जो वेव्स के अंदर स्टोर रहती है उसको हम क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी या फिर वेव एनर्जी. वेव एनर्जी. हाँ, वेव एनर्जी. आई बात समझ में? अंकिता पक्का ये समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया बताओ. बताया नहीं ये बात? सर उसको कभी यूज नहीं अंदर की तरफ ले जा रही है तो सबसे पहले हमने क्या कहा? मैक्सिमम क्या होता है? इरोजन ही तो होता है. सॉइल का जो टॉप लेयर है उससे ज्यादा हल्की चीज कुछ होती नहीं है, इसीलिए उसको इरोज कर ले जाती है. सॉइल को थोड़ी ना वापस ले आके छोड़ जाएगी, है ना? बट हाँ, क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? ये पूरा फिर से एक बार देखो. लेयर समझ में आए? लेयर्स क्या होते हैं, वेव्स क्या होती है, ये समझ में आ गया? और कौन ऐसा है जिसको समझ में नहीं आता? आ रहा है शुभम? तो ये लेयर्स का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो पानी किसी प्रेशर या फोर्स से आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो उसी फोर्स को हमने एक एनर्जी का नाम दे दिया. क्यों? क्योंकि इन वेव्स में एक एनर्जी स्टोर्ड है. ठीक है, तभी ये पानी का लेवल इंक्रीज कर करके आगे की तरफ आ रही है. ठीक, और जब ये आगे की तरफ बढ़ रही है तभी इसमें क्या स्टोर्ड है? एनर्जी. ठीक है, और इसी एनर्जी की वजह से ये इधर आ रही है और फिर ये सारी चीजों को अपने साथ बाहर ले जा रही है. ठीक है, और इस चीजों को ट्रांसफर करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी क्या कहलाती है?
आई बात समझ में? Yes, sir. और कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? मुस्कान समझ गई? ठीक है, तो ये है हमारा वेव और वेव एनर्जी या टाइडल एनर्जी। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. Okay. So sea waves continuously strikes at the rocks, cracks develop over time and they become larger and wider. Thus hollow-like caves are formed on the rocks. कई बार क्या होता है कि जितने भी banks पे कई बार mountains present होते हैं, ठीक है, या कई बार कुछ आइलैंड्स ऐसे होते हैं जिनमें माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, तो उन माउंटेन्स पे जब ये लेयर्स या फिर ये जो हमारी वेव्स हैं ये डायरेक्टली कंटिन्यूअस स्ट्राइक कर रही हैं उस पे, स्ट्राइक का मतलब क्या है, ये डायरेक्ट जाकर के वो लेयर्स उसको इरोज कर रही हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, पत्थर है, पत्थर में बार बार पानी लड़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, इसकी जो पत्थर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे इसके साथ बहते जाएंगे। बोलो, इरोजन होगा। इरोजन जब होगा तो ये पत्थर कमजोर पड़ेगा, और जब ये पत्थर कमजोर पड़ेगा तो फिर ये सेडिमेंट्स में टूट जाएगा, ठीक है, इस पत्थर पे क्रैक आ जाएगा, और क्रैक आया तो फिर ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया और एक स्पेस का फॉर्मेशन कर लिया इस माउंटेन के अंदर। इसी माउंटेन को क्या कहते हैं, इसी स्पेस को क्या कहते हैं, सी केव, ठीक है, इसको कहा जाता है सी केव। समझ में आया कितना? नहीं है? टाइडल एनर्जी पता चल गई ना, टाइडल एनर्जी क्या होता है? इसी एनर्जी की वजह से जब लहरें बहुत जोर से किसी पत्थर से टकराएंगी तो क्या होगा, वो पत्थर धीरे धीरे टूटने लगेगा ना। बोलो, पत्थर टूटेगा तो उस पत्थर के बीच में एक स्पेस बन जाएगा, एक बड़ा सा पहाड़ है उसके बीच में स्पेस बन गया पानी की वजह से, पानी टकरा रहा है, अरे मान लो ये पहाड़ है भाई, ये पहाड़ है, ये पानी बार बार से लड़ रहा है, यहाँ लड़ रहा है तो इतने दूर क्रैक डेवलप करेगा, यहाँ देखो ना, और जब क्रैक डेवलप करेगा तो ये सारी चीजें यहाँ से टूट के निकलने लगेंगी ना धीरे धीरे करके, अपने साथ बाहर ले जाएगा इसको, और जब बाहर ले जाएगा तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा, और इसी स्पेस को हम कहते हैं सी केव, यानी कि समुद्री गुफाएं। आया आपका? यही होता है समुद्री गुफाएं या सी केव। समझ में आया? एंड दिस इरोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पेस इज जस्ट ड्यू टू द, ठीक है, इसीलिए हम टाइडल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का भी फॉर्मेशन करते हैं कि नहीं करते? कौन सा पावर प्लांट कहते हैं उसको, बताओ मिश्रा, व्हाट इज दैट पावर प्लांट कॉल्ड? बताओ अभिषेक। पानी को ये कहते हैं, और इससे हम बना क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, आया समझ में? बैठो, यही होता है हमारा वो टाइडल एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन। समझ में आ गई बात? ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ओके। So as these cavities became bigger and bigger, only the roof of the caves remained, thus forming the sea arches. ठीक है, क्या होता है कि जब लगातार ये पानी पत्थर से टकरा रहा है तो धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ी बड़ी एक गुफाएं बन जाती हैं, ठीक है, और केवल इन केव्स का रूफ जो होता है वो बचता है, ठीक है। जब ये केव्स का केवल रूफ बचता है और बाकी का जो पत्थर था वो टाइडल एनर्जी की वजह से इसके साथ इरोजन उसका हो गया है, ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सी आर्चेस। अब आर्च क्या होता है? What is an arch? A semicircular surface that is built into something is known as arch. What is a semicircle? आसानी। सेमीसर्कल क्या होता है? सेमीसर्कल क्या होता है? पत्थर और पहाड़ छोड़ो। What is the meaning of a semicircle? अंकिता, what is semicircle? सर्किल का आधा हिस्सा क्या कहलाता है? सेमीसर्कल, ठीक है, बैठो, तुम भी बैठो। तो ये हमारा एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे लगातार ये टाइड्स का इस पे स्ट्राइकिंग हो रहा है, ठीक है, इस स्ट्राइकिंग की वजह से यहाँ पे एक स्पेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इस स्पेस के बाद ये पानी और आगे तक जाना है, फिर उसने एक बड़ा स्पेस बनाया, ठीक है, ये रूफ जैसे का तैसा ही है, ठीक है, और बट इसके तरह से करते करते ये पूरा सरफेस जो है वो क्या हो गया, एक कैविटी बन गई। कैविटी का मतलब क्या, एक ओपन सरफेस, ठीक है, ओपन सरफेस जब बन गया तो ये जब रूफ बच गया है यहाँ का, तो जरूरी थोड़ी है कि ये इसी रूप में होगा, इसी फॉर्मेशन में हो सकता है क्या? ये रॉक्स ऐसे भी तो हो सकते हैं, ऐसे ऐसे,
हो सकते हैं ना। और इन ही रॉक्स की इस तरह की फॉर्मेशन की वजह से केवल इन केव्स के रूफ बचते हैं, नीचे का बेस खत्म हो जाता है। ठीक है, सर वो गिर जाना चाहिए। रॉक्स है तो रॉक इतना आसानी से गिर जाएगा। नीचे का तो खाली हो गया ना बेस। अरे तो नीचे खाली हो गया तो क्या चारों तरफ से खाली हो गया, कहीं ना कहीं से उसका एक बेस रहता है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये कैविटी जो है ये धीरे धीरे करके आगे तक बढ़ती जाती है। ठीक है, और जब ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है और केवल इसका रूफ बचा रह गया है तो इसी को हम क्या कहते हैं, सी आर्चेस। ठीक है, आर्च का मतलब होता है अ सेमी सर्कुलर सरफेस दैट इज बिल्ट। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, आर्च है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई गेट बना हुआ है ऐसे करके तो वो गेट क्या है, एक आर्च है। समझ में आ रही है बात? अरे तो मैथ में पढ़ते हैं ना सर्कल में माइनर आर्क मेजर आर्क, वो आर्क क्या होता है, एक सेमी सर्कुलर सरफेस होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अंकिता और मुस्कान तुम लोगों को समझ में आया? इधर तुम सुधांशु अवनीश निशाद आ रहा है समझ में? तुम्हें समझ में आया ये? पानी की वजह से टाइडल एनर्जी की वजह से ये सारी चीजें इसके साथ बह जाती हैं, इरोजन होता है इसका। ठीक है, ये पत्थर टूट गया, पत्थर पानी के साथ साथ बह गया। ठीक है, तो ये एक वाटर बॉडी बन जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पानी जमा होने लगेगा, और जमा नहीं भी होगा तब भी ये एक ऊपर से सेमी सर्कुलर सरफेस का फॉर्मेशन करेगा। सेमी सर्कुलर मतलब क्या, आधा सर्कल। ठीक है, और इसी को हम क्या कहेंगे, सी आर्च। समझ में आया? बोलो पक्का? चलो, ये होता है हमारा सी आर्च। ठीक, further erosion breaks the roof of the only walls are left, these wall like features are called stacks। ठीक है, जो केवल एक आध बेस बचे होते हैं इन माउंटेन्स के, ठीक है, या इन माउंटेनियस सरफेसेस के, उनको भी जो टाइड्स हैं या फिर वेव्स हैं वो भी उनकी वजह से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्राइकिंग डायरेक्टली उन केवल बचे हुए वॉल्स पे होती है। ठीक है, और इन वॉल्स को हम क्या कहते हैं, स्टैक्स। अब स्टैक्स तो समझ में आ जाए कि एक वॉल होती है, लेकिन वो वॉल होती कहाँ पे है? मान लो कि यहाँ से पानी इसके अंदर घुस रहा है, यानी कि ये पीछे वाला हिस्सा जो इसका है वो तो जमीन से जुड़ा हुआ है ना। बोलो, माउंटेन तो फोर साइडेड होता है ना? यस सर। होता है कि नहीं होता है? यस माउंटेन एक थ्री डायमेंशनल फिगर है कि नहीं है? अरे किसी ने देखा है यार माउंटेन केवल ऐसा बना हुआ? ऐसा तो नहीं कि लोहे का गेट है कि बना करके केवल एक सरफेस रख दिया उसके सामने। इट इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। ठीक है, एंड ड्यू टू इट्स थ्री डायमेंशनल फिगर, यहाँ पे तो हमने आर्च बना दिया या फिर ये सारी चीजें वाटर बॉडी की वजह से चली गई। ठीक है, बट जो इसके पीछे का वॉल है वो तो कंटिन्यूअसली है, पड़ा हुआ है वहां पे। ठीक है, जब वो भी इस वाटर की वजह से खराब होकर के गिरने लगता है तो उन्हीं वॉल्स को हम क्या कहते हैं? समझ में आई बात? सर जब गिरने लगता था सर जब तक वो सही है तब भी उसको स्टैग ही कहते हैं। आया समझ में? मुस्कान आया? पूछेंगे ना तो अगर किसी को याद नहीं रहा तो फिर सबको जो समझ में आ रहा है वो जो समझ में आ रहा कह रहा है ना उसको फिर मैं बताऊंगा। आ रहा है समझ में? सर स्ट्रैक को बार बता दीजिए। स्टैक क्या? बोलो। सी आर्च और सी के में डिफरेंस बता दीजिए। सी आर्च और सी के में डिफरेंस क्या होता है बताओ इसको। रुको बता रहा हूं। वेव एनर्जी समझ में आया? यस। टाइडल एनर्जी समझ में आ गया? वेव्स क्या करती है ये भी समझ में आ गया? यस वो क्या करती है, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कराती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इरोजन होता है वेव्स की वजह से। होता है कि नहीं होता है? यस सर। कहाँ खोए तुम्हारे? यहाँ आ जाओ। तो बेसिकली वेव्स का काम ये है कि बड़े बड़े रॉक्स को सेडिमेंट्स में तोड़ना। क्यों? ये है हमारा माउंटेन सरफेस। ठीक है, ये है माउंटेनियस सरफेस। ठीक, इस माउंटेनियस सरफेस पे लगातार वाटर का स्ट्राइकिंग हो रहा है। ठीक है, बहुत तेज टाइडल एनर्जी इस पे अप्लाई हो रही है। बैठो। ठीक है, तो जब टाइडल एनर्जी इसमें अप्लाई हो रही है तो धीरे धीरे यहाँ पे स्पेस बनाएगा। ठीक है, ये स्पेस जो बनता है इसको क्या कहते हैं? सी केव। ठीक है, सी केव बनते बनते जब ये कैविटी बड़ी होती जाती है यानी कि ये स्पेस बड़ा होता जाता है तो इसकी जितने भी सपोर्टेड वॉल्स हैं वो सारे वॉल्स गिरने लगते हैं। ठीक है, फिर वो एक सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करता है, वो क्या बन जाता है? आर्च बन जाता है। तो वो क्या कहलाता है? सी आर्च। आया डिफरेंस समझ में? ठीक है,
अब आता है लास्ट क्वेश्चन, ये है कि माउंटेन हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। एक सॉलिड चीजें हैं तो सॉलिड हमेशा क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है कि नहीं होता है। क्यूब एक सॉलिड सरफेस है तो क्यूब एक क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यों भाई पता नहीं क्या ये हमारा जो क्यूब है इसका अगर ये वाला सरफेस अगर डैमेज हुआ तो यानी कि पीछे वाला सरफेस बचा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि पीछे वाला सरफेस बचा होता है इसका, ठीक है। तो उसी वॉल्स को, उसी प्रोटेक्टिव वॉल्स को क्या कहते हैं, स्टैक। समझ में आया। लेकिन जब ये वाटर उसके कांटेक्ट में आता है या फिर इस वाटर की जो टाइडल एनर्जी है वो वहां पे भी जाकर के तेज लगने लगती है तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे गिरने लगता है। आया समझ में। स्टैक की वजह से सारा कंफ्यूजन हो जा रहा है। स्टैक नहीं समझ में आया। नहीं देखो ये CK और CR समझ में आया, ठीक है। मैंने ये बताया कि ये क्यूब है, इसका ये वाला हिस्सा अगर तोड़ के निकाल देंगे तो पीछे वाला हिस्सा बचेगा ना। बिल्कुल वैसे ही इस पहाड़ में भी आगे का हिस्सा या बीच का हिस्सा खत्म हो जाता है तो उसके पीछे का हिस्सा हमेशा रहता है। कहीं ना कहीं से उसकी प्रोटेक्टिव वॉल रहेगी, नहीं तो सॉलिड सरफेस क्या होगा, गिर जाएगा। विदाउट सपोर्ट नो सॉलिड शेप कैन एग्जिस्ट। ओके, सो पीछे वाला जो सपोर्ट इसका जिंदा है उसी सपोर्ट को या उसी वॉल को क्या कहते हैं, स्टैक। आया समझ में। यस सर। यही है स्टैक। ओके, further the erosion breaks the roof and the only walls are left. These wall like features are called stacks. ठीक है। फिर जब ऐसे ही इरोजन होता है तो धीरे धीरे रूफ्स क्या करते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा, कुछ आड़ा टेढ़ा सा ऐसा फिगर बचता है ना। यस सर। बिना रूफ का केवल पत्थर बचता है, उसी पत्थर को क्या कहते हैं, स्टैक। आया समझ में। यस सर। तब पूछेंगे नहीं समझ में आ रहा है तब बताएंगे, तो मुझसे खास करो। आया समझ में ना, स्टैक समझ में आ गया। यस सर। चलो। The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called a sea cliff. These sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. ठीक है। तो ये जितने भी sea waves हैं, ठीक है, ये sediments को ले आकर के समुद्र के किनारों पर क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। और जब डिपॉजिट कर देते हैं तो जो फर्टिलिटी है उस सॉइल की वो क्या करती है, खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो सारे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो पत्थर के होते हैं, ठीक है, पत्थर के टुकड़े ही होते हैं, ठीक है। और उन पत्थर के टुकड़ों की वजह से फर्टिलिटी जीरो, ठीक है। और इसीलिए यहाँ का जो सॉइल होता है वो अनफर्टाइल होता है या फिर क्या होता है, सैंड, ठीक है। सैंड का फॉर्मेशन कब होता है, जब सॉइल में रॉक के मिक्सचर या फिर रॉकी पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सैंड। बोलो होता है कि नहीं होता है। यस सर। आया समझ में। यस सर। ये हो गया सैंड बन गया और इस वजह से जो समुद्र के किनारे होते हैं वो क्या बन जाते हैं, बीचेस, ठीक है। सी क्लिफ की बात आती है तो जो ये रॉकी सरफेसेस बचे हैं, स्टैक्स जो हमारे बच जाते हैं और यहाँ पानी अगर बह रहा है, ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर जो रॉकी सरफेस होता है इसी को क्या कहते हैं, सी क्लिफ, ठीक है। क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं। समझ में आ रहा है। एक बार और एक्सप्लेन करें। क्या क्लिफ, यस सर। मान लो यहाँ पानी बह रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम उसको अभिषेक को खड़ा कर दिए, ठीक है। अभिषेक को सपोज कर लो कि एक वो सरफेस है, रॉकी सरफेस, ठीक है, खड़ा है, ठीक, खड़ा है तो पानी उसके अगल बगल बह रहा है तो जस्ट वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि यहाँ वाटर बॉडी और यहाँ पे एक रॉकी सरफेस खड़ा है तो मैं क्या कर रहा हूँ या फिर अभिषेक क्या कर रहा है, सी क्लिफ। नहीं समझ में आया। ये पानी है, ठीक है, साफ सुथरा हो गया। ये जो हमारा वाटर बॉडी है, ठीक है, ये हमारा यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो स्टैक है या फिर रूफ के टूटने के बाद जो भी माउंटेन्स के हिस्से बचे हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके खड़े हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से जब गुजरेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये पत्थर ही तो दिखेगा, इसके पीछे कुछ तो दिखेगा नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, सी क्लिफ। आया समझ में। यस सर। चलो, ये होता है सी क्लिफ, ठीक, ये हो गया सी वेव, ठीक है। इसके बाद आता है वर्क ऑफ आइस, ठीक है। ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस व्हिच टू एरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग द सॉइल, सॉरी, एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, ठीक है। तो ग्लेशियर्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, रिवर ऑफ आइस। रिवर ऑफ आइस, जहां भी बहुत ज्यादा स्नो
अगर जमा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एक किसी चीज का रिवर, जहां ब्लड बहुत ज्यादा बहता है तो क्या कहते हैं? रिवर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे आइस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ रिवर ऑफ आइस, ठीक है। So it is also having the power to erode the landscape by bulldozing the soil and stones to expose the solid rock below. यानी कि अगर किसी वाटर बॉडी में एक स्टोन है, ठीक है, या कोई स्टोनिक पार्टिकल है, कोई आइसबर्ग आया, फिर कहीं से बह करके, जैसा मैं सुबह बता रहा था, ठीक है, कहीं से फ्लोट करता हुआ आया कोई आइसबर्ग, ठीक है, और वो क्या करेगा? जितना भी सरफेसेस से वो गुजरेगा, वो सारे सरफेसेस की जो मिट्टी है या फिर जो भी फर्टिलिटी है, उन सबको क्या करेगा? इरोड करेगा, ठीक है, इरोड करेगा या इरोजन परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट इरोजन, ठीक है, द रॉकी सरफेसेस आर आल्सो डैमेज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस आइसी सरफेस का जो वेट है वो हमारे स्टोन से बहुत ज्यादा होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो कई बार उस आइसबर्ग से टकरा के बहुत बड़ी बड़ी चीजें टूट जाती है, ठीक है। तो उन आइसबर्ग से टकराने के बाद कई सारे ऐसे हमारे स्टोन्स भी हैं जो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। बुलडोजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है। तो जब वो आकर के हमारे ओशन में या किसी भी वाटर बॉडी में तैरने लगा, ठीक है, तो वाटर बॉडी में अगर तैरेगा तो किसी किनारे पे जाके लग जाएगा, तो वहां की सारी फर्टिलिटी को वो हटा देगा वहां से, ठीक है। साथ साथ में जो भी उस वाटर बॉडी में स्टोन्स प्रेजेंट हैं, उन स्टोन्स को भी ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जिसको नहीं समझ में आ रहा है बताओ फिर से। टाइटैनिक किसने किसने यहाँ देखी? टाइटैनिक, टाइटैनिक जो शिप थी वो कैसे टूटी थी? टाइटैनिक की जो शिप थी वो कैसे टूटी थी? बाहर से, आइसबर्ग से, ठीक है। ये है हमारा माउंटेन, ठीक, ये है हमारा रिवर ऑफ आइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ग्लेशियर्स, ठीक है। ग्लेशियर्स का एक टुकड़ा यहाँ से चला, ठीक है, ये चलते हुए यहाँ पे इस रास्ते गिरा नीचे की तरफ, ठीक है। मान लो इस पहाड़ के इस जगह पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चरल फील्ड है, ठीक है। एग्रीकल्चरल फील्ड हो तो क्या होगा? यहाँ से गिरते वक्त इसको भी खराब करेगा। मान लो यहाँ एग्रीकल्चर सोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस रास्ते से गुजरते हुए ये इस एग्रीकल्चरल फील्ड को खराब कर देगा, या फिर इसकी वजह से सॉइल का इरोजन होगा, होगा। यहाँ पे है हमारी वाटर बॉडी, यहाँ पे हमारा वाटरफॉल था, वाटरफॉल के बाद यहाँ पे है हमारा वाटर बॉडी, और यहाँ कहीं आगे जाकर के एक सी है, ठीक है, सी समझ लो, समुद्र समझ लो, जो भी, ठीक है। यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ आया, यहाँ से फिर ट्रांसफर होकर इस तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये मूव कर रहा है तो कई बार ये इस वाटर बॉडी के आसपास के एरियाज में भी मूव करेगा, मूव करेगा, इसके बैंक से टच करेगा। बैंक का मतलब क्या होता है? किनारा, ठीक है। बैंक को टच करेगा तो बैंक का जो सॉइल है या तो उसको ये इरोज कर देगा, या तो फिर क्या करेगा? अपने साथ ही लेके चल देगा आगे की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो स्टोन्स होते हैं, मान लो यहाँ पे इसकी किनारे किनारे पे स्टोन्स हैं, ठीक है, या पत्थर बड़े बड़े लगे हुए, तो ये आइसबर्ग आकर इनसे भी टकराएगा, ठीक है। टकराने के बाद या तो ये आइसबर्ग टूट जाएगा या तो स्टोन टूट जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो किधर टूटेगा, क्योंकि दोनों का लगभग वेट इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। बस क्या होता है कि स्टोन के मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और आइस के भी पैक्ड होते हैं, लेकिन स्टोन की कंपैरिजन में आइस के मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा पैक्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से या तो आइसबर्ग टूट जाएगा या स्टोन टूट जाएगा, तो यानी कि उस स्टोन का भी इरोजन होगा। बोलो अपनी जगह से वो डिस्प्लेस हुआ, वो इधर उधर कहीं तैरने लगेगा इधर उधर, या फिर डूब जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। फिर वो यहाँ से पढ़ते हुए इस सी में पहुंचा। जब सी में पहुंचेगा तो सी में पहुंच के ये क्या करेगा? कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होंगे यहाँ पे, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम करेगा ये। बोलो भाई, कोई अगर इस पे वाटर में कोई नाव चल रही है, कोई शिप चल रही है, तो उसको कोई परेशानी करेगा। अगर ये बैंक्स के थ्रू जा रहा है तो इस बैंक्स की जितनी भी मिट्टी है उसको इरोड कर देगा। यही हो रहा है वर्क ऑफ आइस में, यही होता है। पूरी कहानी समझ में आएगी नहीं है? नहीं है नहीं, अंकिता तुम्हें आया नहीं आया? वहां से कैसे वो चला था वो समझ में आया?
पहाड़ पर से चला नीचे आया, ये समझ में आया? ये समझ में आया कि यहाँ एग्रीकल्चर था तो ये नीचे की तरफ जब गिरेगा तो उसको खराब कर देगा। छत पे से कोई चीज फेंक रही है, नीचे तुम्हारा भाई खड़ा है, कोई भी खड़ा, उसके सर पे गिर गया तो उसको परेशानी होगी, या तो फिर वो, या तो उसके सर में चोट लग जाएगी, लगेगी। तो वही समझ लो कि यहाँ पे कोई खड़ा है, ये यहाँ से गिर रहा है, तो गिरा तो इसके ऊपर ही गिरेगा ना भाई। और जब इसके ऊपर गिरेगा तो या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा। अगर रुई फेंक रहा है तो रुई अगर कोई किसी के सर पे गिरा तो रुई टूट जाएगी, अगर पत्थर चला के मार रहा है तो ये इसका सर फट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्रीकल्चरल फील्ड था, इसके सॉइल का इरोजन इसने कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाइट से बहुत स्पीड से गिर रहा है। ये पता है ना कि आइसबर्ग का मास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आइसबर्ग की मास की वजह से ये सारी चीजें खराब हुई। फिर ये जिस एरिया में ट्रेवल करेगा उस एरिया के सॉइल को ये इरोज कर देगा। ये समझ में आ रहा है? इरोजन कैसे करेगा? क्योंकि ये बैंक से लगते हुए आएगा या फिर इसके नीचे की जो भी मिनरल्स वगैरह हैं उनको अपने साथ लेके चलेगा। ये समझ में आया? किसके समझ में नहीं आया? आ गया? कर दो। फिर ये आगे बढ़ रहा है तो इरोजन ही तो कर रहा है भाई। बस इतना ही समझा रहे हैं। आ गया? ठीक। Okay, glaciers carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with the water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers, such as rocks, big and small, sand, and silt, gets deposited. These deposits form glacial moraines. ठीक है, ग्लेशियर मोराइंस में क्या होता है? देखो, कई बार ये ग्लेशियर इस वाटर बॉडी में ना जाकर के किसी माउंटेन के बीच में चला जाता है। ठीक है, अब माउंटेन के बीच वाला क्या केस है मुझे बताते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे लगातार माउंटेन्स होते हैं ना, तो उन माउंटेन्स पे प्रॉपरली ग्लेशियर्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो किसी दो माउंटेन्स के बीच में क्या होता है, माउंटेन के बीच की जो खाली जगह होती है उसको क्या कहते हैं? वैली। ठीक है, वैली कहते हैं। ठीक है, तो किसी माउंटेन पे अगर ये आइसबर्ग यहाँ से फिसला और किसी वैली में गया, ठीक है, तो दो माउंटेन के बीच की जगह है ये, वहां गया तो जब वो ट्रैवल कर रहा है तो मैंने बताया सारी चीजों को अपने साथ लेके चल रहा है। सैंड, सिल्ट, सॉइल, ये सारी चीजें के साथ चल रही है। सिल्ट क्या है भाई? मिनरल फॉर्म ऑफ रॉक। ठीक है, किसी भी रॉक का जब मिनरल फॉर्म होता है वो भी जब आइसबर्ग में कंटेन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब ये इसके बीच में पहुंचता है तो जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा? पानी बन जाएगा। यार ये भी नहीं बताया गया तुम लोगों को कि बर्फ पिघलने में पानी बन जाता है। बर्फ पिघलने में सोना बनता है क्या? क्या बनता है? पानी। पक्का? यस सर। जो नहीं बोलेगा ना चला के मारेंगे उसको। पांडे तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक लेक का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आइसबर्ग इतना बड़ा नहीं होता, बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में एक सुंदर लेक का फॉर्मेशन करेगा तो इस लेक में क्या क्या चीजें तुम्हें मिलेंगी? स्टोन्स मिलेंगे, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स, ठीक है, सॉइल एज वेल एज सिल्ट। ठीक है, सेडिमेंट क्या है? रॉक के छोटे छोटे टुकड़े जो इसके रास्ते में आए और उसको अपना कैरी ओवर बना लिया इसने। ठीक है, कैरी ओवर का मतलब क्या? अपने साथ ही लेकर के उसको घूम रहा है। ठीक, आया समझ में सौम्या मिश्रा? क्या लिख रही है? आ गया? पक्का? ये जब बन जाता है, ये एक वाटर बॉडी दो हिल्स के बीच में बन गई या दो माउंटेन्स के बीच में, तो इनको हम क्या कहते हैं? सी मोराइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सी मोराइंस। अगर कल किसी ने नहीं बताया तो याद रखना। कौन कह रहा है? तुम? हाँ, ग्लेशियल मोराइंस, सॉरी, ग्लेशियल मोराइंस। ग्लेशियल मोराइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लेशियर से फॉर्म होती है। हाँ बताइए अंकिता जी, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? फिर से, ये पहाड़, ये समझ में आ रहा है? यहाँ से ग्लेशियर चला तो इस पहाड़ के जितने रॉकी मिनरल्स थे, सैंड था, मिट्टी थी, इन सबको अपने साथ लेके चला। ठीक है, जब इसको अपने साथ लेकर के चल रहा है तो इसके रास्ते में जो भी चीजें आएंगी
या तो माउंटेनियस सरफेस आएगा या कोई वाटर बॉडी आएगी। मान लो ये यहाँ से ट्रेवल करते करते किसी वैली में पहुंच गया। वैली इज अ एम्प्टी प्लेस बिटवीन टू माउंटेन्स, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच में जो खाली जगह बचती है उसको क्या कहते हैं? वैली। ठीक है, किसी वैली में पहुंचा, ठीक है, वहां इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और ग्लेशियर वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वाटर में जब कन्वर्ट होगा तो वो पूरा ग्लेशियर क्या बना लेगा? लेक बनाएगा, एक वाटर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। और जब ये वाटर बॉडी का फॉर्मेशन कर ले रहा है तो फिर क्या बन जा रहा है? ग्लेशियर मोराइन्स। आ गया समझ में? मुस्कान आ गया? सर वो एक टुकड़ा है ना सर, बड़ा सा, तो सर वो तो कभी ना कभी तो पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो सर फिर वो लेक बंद हो जाएगा। भाई जब वो पानी में कन्वर्ट हो गया तो पानी कहाँ जाएगा? दो केस हो सकता है, या तो वो इवेपोरेट हो जाए तो लेक सूख जाएगी, ठीक है, और अगर इवेपोरेट नहीं हुई प्रॉपर्ली वहां पे फ्लो कर रही है तो यानी कि वो रहेगा वैसे। तो सर वो जहाँ से फ्लो कर रही है कहीं से फ्लो नहीं कर रही, वो पानी कहीं से आ नहीं रहा है, वही ग्लेशियर जो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचा था, ठीक है, वही टेम्परेचर जब उसका इंक्रीज हुआ तो बर्फ पानी बन गया, ठीक है, तो जब तक वो पानी वहां पे प्रेजेंट रहे, जब तक टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, ठीक है, तब तक वो ग्लेशियल जो मोराइन्स बन रही हैं वो प्रेजेंट रहेगी, और जब पानी सूखना स्टार्ट करेगा तो फिर वो ग्लेशियल मोराइन्स खत्म हो जाएगी। आया? तो नहीं बोलोगी ना, और तुम सब भी समझ लो, इसको ये नहीं समझ में आया तो उसको कल बताएंगे। बैठो बैठो, ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्लेशियल मोराइन्स। पक्का? समझ में आ गया यानी? ओके, सो दिस इज अ ग्लेशियल मोराइन। ग्लेशियल मोराइन का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताओ, बताओ मंजी। सर वो सारी जितने भी अपने साथ लेके जैसे सेडिमेंट्स और वो सिर्फ रेगुलर वो सब इसमें क्या होगा? ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो हाई हैवी वेट की होगी वो नीचे बैठ जाएगी बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन। बड़ा है सेडिमेंटेशन क्या होता है? जितनी भी वाटर मॉलिक्यूल से भारी चीजें होती है वो वाटर में जाके नीचे बैठ जाती है, सिंक कर जाती है, ठीक है, और डिकेंटेशन क्या होता है? जो ऊपर तैरने लगता है, ठीक है, जैसे कि कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? स्पंज देखा है किसी ने? स्पंज का बहुत टाइटेंड फॉर्म होता है कॉर्क, ठीक है, उसमें हम बेसिकली गत्ते का यूज करते हैं। गत्ता पता है ना? गत्ते का यूज होता है, गत्ते का कहते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म होता है, ठीक है, जिससे मॉकटेल वगैरह की जो ढक्कनें होती है वो बनती है, कॉर्क, ठीक है, आया समझ में? डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन में ये प्रोसेस यहाँ पे होता है, ठीक है, जो भी मिनरल्स या जो भी सेडिमेंट्स बहुत भारी होते हैं वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को इस सब में, इन दोनों में? फिर से कह रहा हूँ, बता दो, कोई दिक्कत किसी को? मिश्रा लास्ट स्टेप बस यही है। देखो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे आया, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक बस जमीन है, ठीक है, जब ये जमीन पे आया तो यहाँ पे बस एक उनको गड्ढा मिला, गड्ढे में वो आकर गिर गया ग्लेशियर, ठीक है, जब गड्ढे में ग्लेशियर गिर गया तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज ही तो होगा, या तो अगर बहुत ज्यादा ठंडा एनवायरनमेंट तो धीरे धीरे पिघलेगा, ठीक है, जब धीरे धीरे पिघलेगा तो ये क्या करेगा? एक वाटर बॉडी बन जाएगा, एक लेक, एक तालाब बनेगा, ठीक है, इस तालाब में जो भी चीजें अपने साथ कैरी करके ले आया था, सारे सेडिमेंट्स, रॉक्स के टुकड़े, मिट्टी, ये सारी चीजें इसके नीचे बैठ जाएगी, ठीक, बस यही है ग्लेशियल मोराइन। आ गया? क्या आ गया समझ में? इसके बाद आता है हमारा वर्क ऑफ विंड, ठीक है, तो वर्क ऑफ विंड, हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? एनीवन? कभी कोई राजस्थान गया? यहाँ पे राजस्थान, जयपुर डेजर्ट एरिया में गया? नहीं गया? ओके, सो ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, डोंट राइट एनीवेयर, ठीक है, बिकॉज इट कैन बी डेंजरस। An active agent of erosion and deposition in the deserts is wind.
ठीक है। इरोजन का और मॉइस्चर के प्रेजेंट ना होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? विंड, क्योंकि डेजर्ट में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं और बहुत तेज चलती हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे डेजर्टेड एरियाज में या फिर बहुत सारे माउंटेनियस रीजन्स में क्या लगाया जाता है विंड की वजह से? बताओ। हिंदी में कहते हैं पवन चक्की। क्या कहते हैं उसे? लगाए जाते हैं ना। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि विंड की प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके? जनरेट कर सके, ठीक है। विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सके, ठीक। कोई परेशानी है? वैसे से देखो, समझ में आए तो बताओ, नहीं आए तो भी बताओ, ठीक है। So in desert you can see rocks in the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. Wind erode the lower section of the rock more than upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in a low hill. Low hill-like structure. These are called sand dunes. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over a very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposit of loess is found in China. इसको समझ में नहीं आया? क्या हुआ? देखो क्या मानसी, समझ में आया? देखो लोइस नहीं आया, ठीक है। तो लोइस बेसिकली क्या होता है? देखो डेजर्ट एरियाज में क्या चीजें बहुत कम होती है? बताओ। वाटर, मॉइस्चर कह लो, वेपर कह लो, एक ही चीज है ना। मॉइस्चर और वेपर एक ही चीज होती है ना। कोई क्या कि डिफरेंट होता है? वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है और वेपर का जो मॉलिक्यूल होता है, दोनों में कौन सा भारी होता है? वेपर बहुत हल्का होता है। क्वेश्चन किससे है उसको समझ जाना चाहिए। हल्का होता है, सोच के बोलो। अगर होता है हल्का, सब वाटर वेपर और वाटर। समय पांडे, तो वैसे हाथ रख के सो ही जाओ। बताओ। वाटर का मॉलिक्यूल भारी होता है ना। ठीक है, इसीलिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कहते हैं। जब वापस नीचे की तरफ आता है उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि वेपर का वापस वाटर में कन्वर्ट हो, ठीक है, या फिर वेपर का भारी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब उसको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिलती है तो भारी हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, वो ऊपर जाता तो है, ऑक्सीजन जैसे कम हुआ फिर वो उसमें H, हाइड्रोजन तो होता ही है वाटर वेपर में, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन वहां नहीं मिलता है तो हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स और एक ऑक्सीजन मिलाकर के वो क्या बन जाता है? वाटर, और उसके बाद ठंडा होकर बरस जाता है। आया समझ में इतना? ठीक है, आया? पक्का? अब आते हैं हम अपने डेजर्ट में, ठीक है। तो डेजर्ट में बेसिकली वाटर और मॉइस्चर की कमी है, ठीक है, यानी कि विंड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो विंड जब होता है तो वहां पे जो सॉइल है वो बहुत ड्राई है, ठीक है, एंड जस्ट ड्यू टू दैट ड्राई सॉइल, ठीक है, दैट इज कैरीड अवे बाय द विंड एट वेरी लार्ज रेट। बहुत बड़े रेट पे उसको क्या किया जाता है? विंड के द्वारा उसको इरोड कर दिया जाता है, ठीक है। इसके आगे की चीजें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द होमवर्क। रिवीजन कर लिया सबने? देख के बताओ सबको प्रॉब्लम है इसमें या फिर कर लेंगे लोग? कर लोगे सब लोग? चलो करके ले आओ पहले, उसके बाद जिसको प्रॉब्लम होगी उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। कंप्लीट द गिव रीजंस। कंप्लीट। हाँ नहीं, ध्यान से सुन लो, ये सारी चीजें किसमें करनी है? फेयर कॉपी में, नोट्स वाले में, ठीक है।
हुआ है। नोट्स बाद में लिख लेना भाई, चैप्टर 2 डाल के फिर नोट्स लिख देना उसका, ज्यादा बड़ा नोट्स नहीं लिखेंगे उसका, एक पेज मुश्किल से। सर 2 पेज है। कहाँ भेजे, कहाँ है कि तुमको पता चल गया कि सर भेजे नहीं है सर, आप करवाए ना ना वही। अरे वो नहीं, अभी नोट्स अलग से जाएंगे। गिव रीजंस, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि सबकी कॉपी जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक मैं दोबारा दूसरे नोट्स नहीं भेजूंगा। 1 नवंबर का टाइम है, नहीं हुआ तो फिर उसके आगे। सर हम लोग तो 1 नवंबर ना। हाँ